नमस्कार दोस्तों। अभी तक आपने बहुत सारी राजनीतिक लड़ाइयाँ देखी होंगी, दो पार्टियों के बीच में, दो नेताओं के बीच में। लेकिन अभी जिस स्तर पर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की लड़ाई पहुंच चुकी है, उसको आप क्या नाम देना चाहोगे? क्योंकि ये लड़ाई अब कोई आम लड़ाई नहीं, बल्कि दोनों नेताओं की पर्सनल लड़ाई बन चुकी है। अब ये लड़ाई राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने अपने ईगो पर आ चुकी है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी अब हाथ धोकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पीछे पड़ ही गए हैं। क्योंकि अभी एलपीजी समस्या हो, पेट्रोल समस्या हो, चाहे वह हाथ में जो भी समस्या आ रही हो, उसका सीधा सीधा मकसद राहुल गांधी बीजेपी से निकाल रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि अभी भारत में जो भी समस्याएं हो रही हैं, भारत की जनता को जो भी परेशानियां हो रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी की गलतियों की वजह से हो रही है। क्योंकि अभी भारत में एलपीजी गैस का संकट आया है और अभी भी भारत के लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। और बहुत सारे लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग करके 1,000 रुपये का जो घरेलू सिलेंडर है, उसको 3-4 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं। तो ये धांधली चल रही है। इसको लेकर राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि ये सारी कमियां बीजेपी की हैं। बीजेपी की गलती की वजह से अब भारत में एलपीजी गैस संकट देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि अमेरिका से रिश्ता बचाने के चक्कर में भारत ने ईरान से जानबूझकर अपना रिश्ता खराब किया था। और आपको बता दें कि भारत में जो कच्चा तेल और एलपीजी गैस आती है, वो ईरान के हार्मुज वाले रास्ते से आती है। तो इसी को लेकर राहुल गांधी या फिर विपक्ष के बड़े बड़े नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि ईरान से दुश्मनी मोल लेने की क्या जरूरत थी। तो ये बहुत बड़े बड़े आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए हैं विपक्ष की तरफ से। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इससे बड़े बड़े आरोप विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी हाथ धोकर ही प्रधानमंत्री के पीछे पड़ चुके हैं। जैसा अभी हमने आपको बताया, एलपीजी संकट को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा है। इसके अलावा जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर भी राहुल गांधी ने बीजेपी को ही घेरा है। राहुल गांधी का साफ साफ कहना है कि अभी भारत में जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं या फिर जो बढ़ने लगे हैं, वो सबकी जिम्मेदार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आपको बता दें कि अभी भारत में एलपीजी गैस का संकट तो है ही, लेकिन कच्चे तेल का संकट भी आने वाला है। क्योंकि भारत में जो कच्चा तेल आता था वो $73 के आसपास आता था, लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक अब भारत को वही कच्चा तेल $146 के आसपास मिला करेगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि अगर कच्चा तेल भारत को महंगा मिल रहा है, तो आने वाले कुछ ही दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ने वाले हैं। क्योंकि जब भारत में कच्चा तेल आता है, उसके बाद उसे प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है। और जब तक जो पेट्रोल डीजल पेट्रोल पंप तक पहुंचता है, उस पर बहुत सारे टैक्स लग जाते हैं। और टैक्स लगने के बाद पेट्रोल डीजल हमें काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है। तो अभी जो भारत में पेट्रोल डीजल की प्राइस है, वो लगभग 100 से 110 रुपये के बीच में है। तो आगे आने वाले कुछ ही दिनों में जो पेट्रोल डीजल हमें 110 या 100 रुपये में मिल रहा है, उसके प्राइस 150 रुपये 200 रुपये तक हो सकते हैं। क्योंकि कच्चे तेल के दाम दोगुने हो चुके हैं, तो पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ने वाले हैं। और अभी से 1.5 रुपया 2 रुपया प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ये खबर लगातार हमें न्यूज़पेपर में देखने के लिए मिल रही है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने बहुत बड़ा आरोप ये बीजेपी सरकार पर लगाया है। और राहुल गांधी ने तो स्पष्ट कहा है कि बीजेपी की गलती की वजह से भारत के लोगों को एलपीजी संकट की समस्या हो रही है, लोगों को लाइनों में लगना पड़ रहा है। और बीजेपी की गलती की वजह से ही अब भारत को पेट्रोल डीजल का संकट भी होने वाला है। लोग एक बार फिर से लाइन लगने वाले हैं। तो जैसे कोरोना में लोग लाइन में लगे थे, उसकी तुलना तो यहाँ पर एलपीजी गैस संकट और पेट्रोल संकट से की जा रही है। विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि जैसे कोरोना में नोटबंदी में लोगों को लाइन में लगाया गया था, तो ये तीसरा मौका आ चुका है जब लोग एक बार फिर से गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगेंगे, पेट्रोल डीजल लेने के लिए लाइन में लगने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया गया है। और सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी लगातार संसद में बोलते रहते हैं एप्स्टीन फाइल को लेकर, और भी बहुत ही बड़े बड़े मुद्दे संसद में राहुल गांधी बोलते हैं। और जो सबसे बड़ा झगड़ा है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच, वो संसद से ही शुरू हुआ है। कैसे शुरू हुआ है? देखो, संसद में जब भी राहुल गांधी बोलने के लिए जाते हैं, तो जो सत्ता में सरकार है बीजेपी, उसके जो नेता संसद में बैठे हुए हैं वो लगातार हंगामा करते रहते हैं। ऐसा हंगामा कर देते हैं कि राहुल गांधी संसद में बोल ही नहीं पाते हैं। और ये अभी संसद में, मतलब भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब एलओपी संसद में नहीं बोल पाया था। क्यों नहीं बोल पाया था? क्योंकि संसद में हंगामा हुआ था। इसके बाद राहुल गांधी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुके हैं।
अभी जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे उससे पहले राहुल गांधी के पास वो पावर नहीं थी या फिर विपक्ष के पास वो पावर नहीं थी कि बीजेपी के खिलाफ बोल पाए, क्योंकि 2024 से पहले भारत के पास कोई भी एलओपी नहीं था। लेकिन 2024 में राहुल गांधी ने या फिर कहीं कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करके एक मजबूत जीत हासिल की है। हालांकि वो सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को ठेस जरूर पहुंचाई है। और जो कांग्रेस गठबंधन था उसको इतनी सीटें मिल गई कि गठबंधन के पास एलओपी का पद आ गया और राहुल गांधी एलओपी बन भी गए। लेकिन एलओपी को संसद में नहीं बोलने दिया गया, एक हंगामा कर दिया जाता है। वो एप्स्टीन फाइल को लेकर या फिर कोई दूसरी फाइल थी उसको लेकर बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया था। उसके बाद आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सब ने संसद के बाद हंगामा किया था, आंदोलन किया था, धरने पर भी बैठ गए थे। तो ये बहुत बड़ा विवाद हुआ था और तब से लेकर अब तक राहुल गांधी लगातार गुस्से में और लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई दूसरी बार नहीं है। संसद में जब भी राहुल गांधी बोलते हैं तब हंगामा होता ही है। ये हमें पिछले कुछ सालों में देखने के लिए मिला है। हालांकि प्रधानमंत्री की बात करें नरेंद्र मोदी की, तो वो लगातार सत्ता में रहे हैं, फिर चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री हों और अभी भारत के प्रधानमंत्री हों। लेकिन राहुल गांधी दूसरी तरफ उनके पास कोई बड़ा पद नहीं आया है, सिर्फ एलओपी के सिवाय। तो उन्होंने अभी दावा ठोक दिया है प्रधानमंत्री पद के लिए। तो देखना होगा कि 2029 तक राहुल गांधी भारत में ऐसी इमेज बना पाएंगे कि वो प्रधानमंत्री बन सकें, क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी में जो सबसे बड़ा चेहरा है वो राहुल गांधी है और भारत के लोग मान भी रहे हैं कि राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्योंकि राहुल गांधी लगातार युवाओं के पक्ष में बोलते हैं, किसानों के पक्ष में बोलते हैं, गरीबों के पक्ष में बोलते हैं। और राहुल गांधी ने एक आंदोलन भी किया था, एक पद यात्रा भी निकाली थी भारत में, जो बहुत बड़ी पद यात्रा थी, तो जिससे राहुल गांधी ने भारत की जनता का कई हद तक दिल जीता था। और उसी का नतीजा था कि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं सफलता मिली थी। तो जो युवाओं की बात आती है तो राहुल गांधी को युवा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगे हैं। युवा राहुल गांधी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगे हैं, क्योंकि युवाओं के लिए राहुल गांधी लगातार बोलते रहते हैं, उनके पक्ष में बोलते हैं, बेरोजगारी पर बोलते हैं और सरकार पर सीधा निशाना साधते हैं कि युवाओं के लिए नौकरी क्यों नहीं निकाली जा रही है, क्यों आज भारत के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। तो बेरोजगारी पर राहुल गांधी लगातार बोलते हैं, जिस वजह से भारत का युवा लगातार राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से कनेक्ट होता जा रहा है। पिछले कुछ समय में जैसी बदनामी कांग्रेस पार्टी की हुई थी पिछले कुछ सालों में, जैसा इस तरह कांग्रेस पार्टी का ऊपर से नीचे आया था, अब राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि उसको दोबारा से ऊपर ले जाया जाए। तो इसको लेकर लगातार बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी इसमें कई हद तक सफल भी हुए हैं। जो कांग्रेस पार्टी का पिछले कुछ सालों में स्तर नीचे आया था उसको धीरे धीरे ऊपर ले जाया जा रहा है और कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने कमबैक भी किया है। और अभी 2026 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके लिए तैयारियां चल रही हैं, मतलब तारीखें भी आ गई हैं चुनाव की। तो 4 मई को 5 राज्यों का रिजल्ट आने वाला है। अब देखना होगा कि इन 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है, क्या वो बीजेपी को टक्कर दे पाएगी या फिर नहीं दे पाएगी। ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जो जनता ही तय करेगी कि किस पार्टी को लाना है, किस पार्टी को भगाना है। तो कांग्रेस ने चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े बयान दिए हैं कि कांग्रेस पार्टी का कमबैक होने वाला है, कांग्रेस पार्टी इन 5 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। तो देखना होगा इन 5 राज्यों का क्या नतीजा होता है। और सिर्फ इन 5 राज्यों से तो काम होने वाला नहीं है, क्योंकि विधानसभा की बात आती है तो 2027 में बड़े बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया। तो इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को ज़बरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वो छोटे छोटे राज्यों में हो रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल एक बड़ा राज्य है, लेकिन ममता बनर्जी वहाँ पर मजबूत है। ममता बनर्जी को भी बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई थी, जिससे ममता बनर्जी को आउट कर दिया जाए सत्ता से। लेकिन देखना होगा वहाँ की जनता का क्या मूड है, क्या वहाँ की जनता एक बार फिर से ममता बनर्जी पर भरोसा जताएगी या फिर नहीं जताएगी। क्योंकि ममता बनर्जी लगातार पश्चिम बंगाल में राज कर रही हैं और उम्मीद रहेगी कि आगे वही जीतेंगी। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी कैसा प्रदर्शन कर पाती है सभी राज्यों को मिलाकर। और जो मेन मकसद रहेगा कांग्रेस पार्टी का, मुझे लगता है कि इन चुनावों से 2027 की तैयारी रहने वाली है। क्योंकि अगर इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को घाटा हो गया और 2027 में भी घाटा हो गया
तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा नीचे पहुंच जाएगी। तो राहुल गांधी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये आरोप लगाने से कांग्रेस पार्टी का स्तर ऊपर नहीं जाएगा, कांग्रेस पार्टी नहीं जीतेगी। इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मजबूत तैयारी करनी पड़ेगी, मजबूत रणनीतियां बनानी पड़ेंगी। ऐसी रणनीतियां बनानी पड़ेंगी कि जनता का दिल वो जीत सकें और जनता का वोट अपनी तरफ ला सकें। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो देखो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का स्तर काफी ज्यादा नीचे जा चुका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की हम बात करते हैं, तो विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2.3% वोट शेयर ही मिला था। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था कांग्रेस को। हालांकि 2 सीटें मिल गई थी, तो 2 सीटें जरूर मिली थी, लेकिन वोट शेयर काफी ज्यादा कम था। तो इस बार देखना होगा कि जो कांग्रेस है वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी लोकसभा चुनाव की तरह, या फिर अकेले चुनाव लड़ेगी। 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीएसपी इनके बीच एक महागठबंधन हुआ था। लेकिन महागठबंधन होने के बाद भी बीजेपी ने इनको बहुत बुरी तरीके से हराया था। लेकिन फिर 2022 विधानसभा चुनाव आता है तो कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी ये अलग अलग हो जाती हैं और अकेले अकेले चुनाव लड़ती हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने जरूर कमबैक किया था, लेकिन बीएसपी और कांग्रेस का हाल बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। तो यही वजह है कि अब लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से गठबंधन हो सकता है बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच। तो आपको बता दें कि बीएसपी तो गठबंधन करने के मूड में नहीं है। बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने कह दिया है कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ने वाली हैं सभी 403 विधानसभा सीटों पर। तो बीएसपी को तो आप हटा दीजिए। बात करें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, तो इन दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियों के नेता, बात करें अखिलेश यादव और राहुल गांधी, दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। दोनों नेता एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहते हैं, फिर चाहे संसद हो, संसद के बाहर हो, मीडिया हो, कहीं पर हो, दोनों नेता एक दूसरे की तारीफ करते हुए थकते नहीं हैं। दोनों नेता कंधे से कंधा मिलाकर भारत की राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखना होगा कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए क्या दोनों गठबंधन कर सकते हैं या फिर नहीं। उम्मीद रहेगी कि दोनों पार्टियां गठबंधन जरूर करेंगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए गठबंधन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी तो अगले दम पर कमबैक कर सकती है, हो सकता है अकेले दम पर वो बीजेपी को भी हरा दे और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं। लेकिन कांग्रेस के लिए गठबंधन ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वोट शेयर काफ़ी ज़्यादा कम है उत्तर प्रदेश में। तो कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करती है तो समाजवादी पार्टी का जो वोट शेयर है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी मिलेगा। तो वोट शेयर में बढ़ोतरी होगी, सीटों में बढ़ोतरी होगी और कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा और दोनों पार्टियां मिलकर बीजेपी को हरा सकती हैं। लेकिन देखना ये होगा कि सीटों को लेकर दोनों पार्टियों का जो निर्णय है वो बन पाता है, जो बात है वो बन पाती है या फिर नहीं बन पाती है। असली खेल तो सीटों को लेकर ही होगा ना, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अभी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 में जैसा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने किया है उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की अभी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है। हालांकि अभी सत्ता में बीजेपी है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन चुकी है। तो विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी अकेले दम पर जीत सकती है अगर कांग्रेस गठबंधन नहीं करती है तो। और कुछ भी हो, गठबंधन हो या फिर ना हो, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं 2027 में, ये बात पक्की है। अब बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी। तो अभी अपने टॉपिक पर वापस लौट के आते हैं। ये टॉपिक से थोड़ा हटके हो गया, क्योंकि इस वीडियो में हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी की। तो एक तरफ है प्रधानमंत्री जो उन्हें जब भी मौका मिलता है तब वो कांग्रेस पर बरसते हैं और कांग्रेस को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में है ही नहीं, कांग्रेस पार्टी भारत में कमबैक कर ही नहीं सकती, राहुल गांधी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बयान लेते हैं। क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था, जिसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था तो बहुत जंग छिड़ी थी। राहुल गांधी की तरफ से भी बयानबाजी हुई थी, प्रधानमंत्री की तरफ से भी बयानबाजी हुई थी। तो ये लगातार चलता रहता है। और जो राहुल गांधी के सबसे बड़े मुद्दे रहते हैं ना, वो रहते हैं महंगाई को लेकर। महंगाई को लेकर लगातार राहुल गांधी बोलते हैं कि भारत में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो रही है। और अभी लेटेस्ट मुद्दा जो है ना वो डॉलर को लेकर है। हम आपको बता दें कि अभी जो डॉलर के प्राइस हैं वो लगभग 94 रुपये के आसपास पहुंच चुके हैं, जिसको लेकर लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता बीजेपी को घेर रहे हैं कि हमारी सरकार जब थी तो डॉलर के प्राइस रुपए के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम थे, लेकिन अब धीरे धीरे डॉलर के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं और रुपए के दाम घटते जा रहे हैं। यानी कि रुपया पतला होता जा रहा है और डॉलर मोटा होता जा रहा है। ये बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, इकॉनमी को लेकर राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं, संसद में भी, संसद के बाहर भी।
और बेरोजगारी को लेकर तो हमने आपको बताया ही था कि बेरोजगारी को लेकर बोलते रहते हैं। इसके अलावा विदेश नीतियों को लेकर भी राहुल गांधी ने बहुत से सवाल खड़े किए हैं। हाल ही में हिंद महासागर में ईरानी जहाज के डूबने और पश्चिम एशिया के तनाव पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत अपनी रणनीतिक आज़ादी खो रहा है, जबकि सरकार का तर्क है कि भारत आज ग्लोबल लेवल पर एक शांति दूत और मजबूत खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। तो ये राहुल गांधी की तरफ से कुछ आरोप लगाए जाते हैं, तो उधर से जवाब आ जाता है कि भारत इस समय ग्लोबल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। लेकिन कांग्रेस का कहना है, राहुल गांधी का कहना है कि ग्लोबल लेवल पर भारत बहुत ज़्यादा निचले स्तर पर पहुंच चुका है। इसके अलावा जाति जनगणना को लेकर भी राहुल गांधी ने लगातार बोला था, लगातार सरकार पर दबाव बनाया था और अपने एलओपी का जो पद था ना, उसका पूरा फायदा उठाया था और सरकार को इस बात पर मजबूर कर दिया था कि भारत में जाति जनगणना कराई जाए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जाति जनगणना को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। उनका कहना है कि पिछड़े और दलितों को उनका हक तभी मिलेगा जब उनकी सही संख्या पता होगी। इसके जवाब में पीएम मोदी ने इसे देश बांटने वाली राजनीति बताते हुए और कहते हुए कहा कि उनके लिए सिर्फ 4 जातियां हैं: गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये बयान आता है कि भारत में उनके लिए सिर्फ 4 जातियां हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का कहना है कि जब तक भारत में जाति जनगणना नहीं होगी, सभी जातियों की गिनती नहीं होगी, तब तक सभी जातियों को एक समान अधिकार नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने बीजेपी पर जो सबसे बड़े आरोप लगाए हैं, वो लगाए हैं वोट चोरी और अडानी को लेकर। तो ये बहुत बड़ा मामला है अडानी को लेकर कि अडानी को लेकर राहुल गांधी लगातार क्यों बीजेपी से तुलना करते रहते हैं और वोट चोरी को लेकर क्या मामला है। तो हम आपको बता दें कि राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी की सरकार वोट चोरी करके बनी है, यानी कि पूरे देश भर में धांधली की गई है। जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी से मिला हुआ है और बहुत ही बड़े गंभीर आरोप राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाए हैं। अभी राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें ये दिखाया था कि कैसे एक एक व्यक्ति के 100 वोट मिल रहे हैं, कैसे गलत नामों से वोट बनाए जा रहे हैं और ये सारे वोट बीजेपी की तरफ गए हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी ने ये लोगों को दिखाया था, भारत की जनता को दिखाया था कि कैसे आप जिसको वोट दे रहे हो उसको वोट जा ही नहीं रहा है, बल्कि दूसरी पार्टियों को जा रहा है। ये वोट चोरी का मामला है, वोट चोरी करके बीजेपी की सरकार बनी है। एक एक व्यक्ति के हजारों वोट बनाए जा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के वोट बनाए जा रहे हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। मतलब अजीब अजीब नाम से वोट बनाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने दिखाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कैसे अजीब अजीब नाम रखे गए थे और उन नामों को पढ़कर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि ऐसे ऐसे नाम HDFG, HDRJ ऐसे ऐसे कुछ नाम रखे गए थे और ना एज थी ना कुछ था, लेकिन फिर भी वोटर लिस्ट में उनका नाम आया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पता नहीं कितने बार लोगों का नाम डाला गया और बीजेपी की तरफ उन सबके वोट गए थे। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी ने सीधे तौर पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। और ये तो ध्रुव राठी ने भी अपनी वीडियो में कहा था कि बाद में वोट चोरी होती है। तो ध्रुव राठी ने भी एक ज़बरदस्त वीडियो बनाई थी, उसमें ये सब चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन की थी वो राहुल गांधी ने की थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो अगर आपने अभी तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी है तो हम चाहेंगे कि आप लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक बार ज़रूर देखना और लौट के वीडियो पर आना, फिर हमें बताना कि जो राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है वोट चोरी का, क्या वो आरोप सही लगाया है या फिर ये सारी कहानी झूठी है। तो आप लोग हमें अपनी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना उस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपने उस वीडियो को देखा है, अगर आपने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा है, तो आप हमें अभी बता सकते हो कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बात हुई थी, जो भी आरोप बीजेपी पर लगाए गए थे, क्या वो आरोप सही थे या फिर नहीं थे, आप हमें अपनी राय जरूर बताना। वहीं दूसरी तरफ बात करें अडानी की, तो राहुल गांधी आज भी अपने इस बयान पर कायम है कि सरकार सिर्फ कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों, खासकर अडानी ग्रुप के लिए काम कर रही है। संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी लगातार सांठगांठ वाली पूंजीवाद का मुद्दा उठाते रहते हैं। पीएम मोदी इन आरोपों को झूठा प्रोपेगेंडा बताते हुए कहते हैं कि उनकी सरकार ने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया है। तो राहुल गांधी इधर से बात करते हैं, उधर से जवाब आता है, मतलब पलटवार आता है। तो राहुल गांधी का कहना है कि अभी भारत में जो भी काम हो रहा है वो अडानी ग्रुप के लिए किया जा रहा है, ना कि भारत की जनता के लिए। ये राहुल गांधी ने एक बार नहीं, संसद में भी कहा था, संसद में भी ये मुद्दा उठाया था कि अभी जो बीजेपी है वो सारा काम अडानी ग्रुप के लिए कर रही है, जो सारा माल है वो अडानी ग्रुप के पास जा रहा है। अडानी ग्रुप एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है जो भारत सरकार को चला रहा है, क्योंकि भारत सरकार का ज़्यादातर पैसा अडानी ग्रुप को जा रहा है। अडानी ग्रुप के पास सारा माल भर के जा रहा है। वहीं
भारत की जनता खाली रह जा रही है, सिर्फ मुंह देख रही है, लाइनों में लग रही है और परेशान हो रही है। इसी वजह से भारत की जनता की जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। भारत की जनता को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि उनके हक का जो सामान है, उनके हक का जो रुपया है वो जा रहा है अडानी ग्रुप के पास। तो ये बहुत ही गंभीर आरोप ये राहुल गांधी की तरफ से अडानी ग्रुप पर, नरेंद्र मोदी पर लगाए गए हैं। आगे भी ये मामला तो चलता रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी चुप बैठने वालों में से नहीं है। उन्हें जब भी मौका मिलता है तब वो अडानी ग्रुप पर बोलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोलते हैं और निशाना साधते रहते हैं। और ये मामला ना अभी जितना आसान देखने में लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि एक तरफ है भारत के प्रधानमंत्री तो दूसरी तरफ है भारत के एलओपी, और दोनों हार मानने वालों में से नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री डटे हुए हैं तो दूसरी तरफ एलओपी अपनी बात पर डटे हुए हैं। एलओपी प्रधानमंत्री पर वार कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री एलओपी पर वार कर रहे हैं। अब दोनों में से कौन सही है कौन गलत है ये तो आप लोग हमें बेहतर बता सकते हो, क्योंकि हम बात करें राहुल गांधी की तो राहुल गांधी ने सिर्फ यही मुद्दे नहीं बल्कि और भी बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं और सीधे तौर पर बीजेपी को निशाना बनाया है, अमित शाह को निशाना बनाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया है। वहीं बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने, अमित शाह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, डिप्टी सीएम वगैरह जो भी हो गए, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया है। तो दोनों तरफ से जंग जारी है, लेकिन जो असली जंग है वो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की है, क्योंकि इन दोनों के ईगो पर बात आ गई है और दोनों नेता राजनीति से हटकर एक दूसरे की जंग में उतर चुके हैं। क्योंकि कोई भी नेता अपने आप को नीचा दिखाना नहीं चाहता है, दोनों नेता अपने आप को ऊपर दिखाना चाहते हैं, जिस वजह से अब इन दोनों नेताओं की जो राजनीति है वो राजनीति कई गुना ऊपर जा चुकी है। इनका जो जंग का लेवल है वो कई गुना ऊपर जा चुका है। अब दोनों नेताओं के बीच कोई भी बात नहीं बनती है, दोनों नेता जमीन आसमान जैसे अंतर पर आ चुके हैं। दोनों के बीच लड़ाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लड़ाई नहीं कहेंगे, एक तरह से कहेंगे कि कोई जनता के लिए लड़ रहा है, कोई किसी और चीज़ के लिए लड़ रहा है। तो इस चीज़ को समझना होगा कि आखिर सही कौन है और कौन गलत है। तो इसको लेकर आप लोग हमें अपनी अपनी राय ज़रूर बताना। और दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लगातार बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।